अस्सलाम वालेकुम। पुरानी कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की मेरी ये वीडियो एक नाकाम शादी पर मबनी है, जो कि एक दोशीज़ा की नाकाम शादी की तल्ख मगर सच्ची कहानी है। आपने इस दुनिया में शादी की 3 किस्म की इकसाम सुनी होंगी, जिसमें लव मैरिज, अरेंज मैरिज या कोर्ट मैरिज आती हैं। मगर ये ना तो लव मैरिज है और ना ही अरेंज, ये तो एक मजबूरी मैरिज की दास्तान है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम साइमा है। मुझे दूसरी लड़कियों की तरह शादी करवाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, लेकिन मेरे हालातों ने मुझे ऐसी राह पर लाकर छोड़ दिया कि मुझे एक ऐसे आदमी से शादी करना पड़ गई जिससे बात करने का भी दिल नहीं करता था। मैं शक्लो सूरत से नौजवान और बहुत खूबसूरत नज़र आती थी। लाखों में ना सही मगर हज़ारों में मैं एक थी। अल्लाह पाक ने मुझे सूरत के साथ साथ अच्छी सीरत भी नवाजी थी। मगर क्या करें उस नसीब का, जो ना तो खूबसूरती को देखता है और ना ही अच्छी सीरत को। इसीलिए तो कहा जाता है, चाहे जितनी भी खूबसूरती, अच्छी सीरत या फिर जितनी भी तालीम क्यों ना हासिल की हो, बात तो सारी नसीबों पर रुकती है। मैं घर की सफाई करने के बाद किचन में आ गई और किचन में बिखरे हुए बर्तनों को समेटने लगी। अभी मैं ये काम कर ही रही थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। मेरे कौन है पूछने पर किसी खातून की आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोलिए। मेरे दरवाज़ा खोलने पर मेरे सामने 35 से 40 साला सांवले रंग में एक भारी भरकम सी खातून खड़ी थी। अम्मी ने आवाज़ लगाई, साइमा, बाजी को अंदर ले आओ। अम्मी के कहने पर मैं उस खातून को अंदर ले आई और सोफ़े पर बिठाया। पहले तो मैंने उन्हें सादा पानी पिलाया, फिर अम्मी कहने लगी, साइमा बेटा, बाजी के लिए अच्छी सी चाय का भी इंतज़ाम करो। खातून का हुलिया मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। खैर मैंने उनके लिए चाय बनाई और फिर किचन में वापस आकर बाकी का सामान समेटने लगी। थोड़ी देर बाद वो चाय पीकर चली गईं और अम्मी फिर से अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गईं। अभी हफ्ता 10 दिन ही गुज़रे थे कि वही खातून फिर से आ टपकी और उस दिन मुझे ये बात मालूम पड़ी कि ये तो चलती फिरती रिश्ते करवाने वाली आंटी हैं। मेरी शादी का ना होना इतना बड़ा बोझ और मसला बन गया था कि जिससे छुटकारे के लिए इस तरह की रिश्ते करवाने वाली ढेरों आंटियां मौजूद थीं। वो एक के बाद एक खोटे सिक्कों की शक्लों में रिश्ते दिखाती रहीं, जो कि मेरे काबिल भी न थे। मैंने अपने घर वालों से तंग आकर जॉब करना शुरू कर दी। घर में 2 भाभियाँ मौजूद थीं, मगर उनका होना या ना होना एक ही बराबर था, क्योंकि वो दोनों घर के काम करना मुनासिब नहीं समझती थीं। मैं नौकरी करने के साथ साथ घर के कामों को भी संभालती थी। इन्हीं हालात में जब मेरे लिए अरसलान का रिश्ता आया तो मैंने उसे गनीमत समझा। मैंने सोचा कि जो सलूक मेरे साथ इस घर में किया जाता है, कम से कम ऐसा सलूक अगले घर में तो नहीं होगा। जो होगा अच्छा होगा कहकर मैंने शादी की हामी भर ली। उस दिन मैं आखिरी बार दिल खोल कर रोई थी। घर वापस ना पलटने और ना पछताने का फ़ैसला भी किया, क्योंकि मुझे मेरे घर से ऐसे ताने भी सुनने को मिलते थे, अगर तुम्हें हमारी मर्ज़ी पर एतराज़ है तो तुम खुद ढूंढ लो अपनी मर्ज़ी का बर। मेरे घर वालों के चुने गए रिश्ते भी तो ऐसे ही थे, कोई बेघर तो कोई नौकरी से फारिग। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अगले घर जाकर मेरा इससे भी बुरा हाल होगा। खैर मेरी अरसलान से शादी हो गई। अब अरसलान की सुन लीजिए। मेरा शोहर 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और अकेला कमाने वाला था। उनके सर पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। 2 नौकरियां करते थे। 2 नौकरियां करने के बावजूद माँ और बहनों की अयाशियों ने कुछ भी बनने ना दिया। सुबह से निकलते और रात को 12-1 बजे घर वापस आते। रात को घर वापस आने पर उनको एक वक्त की रोटी भी नसीब ना होती। अरसलान के साथ साथ मैं भी भूखी बैठी रहती थी और ये बुज़दिल इंसान
इस बारे में अपनी माँ और बहनों से बात भी नहीं करता था। अरसलान की मेहनत से कमाए हुए पैसे और 2 वक्त की रोटी इनकी बहनें अपने आशिकों पर लुटा देती थीं। 3 शादीशुदा बहनों, उनके शोहरों और उनके दर्जन बच्चों का खाना भी हमारे घर से ही जाता था। एक ही शख्स पूरे ख़ानदान को पाल रहा था और ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए या उसकी बीवी के लिए किसी की जेब से 50 रुपए भी नहीं निकलते थे। इन्हीं हालात में मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। दोनों बेटियां मुझ पर ही गई थीं, बहुत मासूम और सब्र करने वाली। मेरी बड़ी बेटी जब 4 साल की हुई तो मैंने अरसलान को कहा कि अब इसे स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं, क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत बेहयाई वाला था। मेरी नंदों के आशिकों का आना जाना तो लगा ही रहता था और मैं नहीं चाहती थी कि इस गंदे माहौल की आदी मेरी बेटियां भी बने। मैं अपनी बेटियों के साथ ख़ुद को सारा दिन अपने कमरे में बंद करके रखती और मैं ये समझती थी कि इस माहौल में हम महफूज नहीं हैं। मैं अपनी बेटियों के साथ एक कमरे में जिस तरह से गुजारा कर रही थी ये तो बस मैं ही जानती थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी मानो को बहुत सख्त बुखार था। वो बुखार में तड़प रही थी। मेरे पास मानो की दवाई के लिए पैसे भी ना थे। मैंने इस मुश्किल वक्त में अरसलान को फ़ोन किया और अरसलान ने मुझे मेरे पास कुछ नहीं है ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मेरी बेटी की हालत इतनी ख़राब थी कि वो मेरे हाथों में आ चुकी थी। मेरी सास सामने से गुज़र कर गईं। उन्होंने ये तक ना पूछा कि मानो को आखिर हुआ क्या है और वो मुंह बनाकर ऐसे गुज़री जैसे उन्हें तो कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। और वाकई ही उनको फ़र्क पड़ भी कैसे सकता था, क्योंकि वो लोग तो बहुत पत्थर दिल लोग थे। इन मुश्किल हालात में मैंने एक मर्तबा फिर नौकरी करने का फ़ैसला किया और अल्लाह के फजलो करम से मुझे बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैंने अपनी बड़ी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और छोटी को मैं अपने साथ नौकरी पर ही ले जाती थी। बेटी को अपने साथ जॉब पर ले जाने से काम की क्वालिटी ख़राब होने लगी। इस बात पर मैनेजर से बातें सुनती, यहाँ तक कि उनका बुरा रवैया भी बर्दाश्त करती, लेकिन उनकी बातें सुनना मेरी मजबूरी थी। 1 साल यूं ही मुश्किल से गुज़रा। एक मर्तबा रात को 2 बजे मैंने बाहर से कुछ खटकने की आवाज़ सुनी। मैंने अपने कमरे से बाहर जाकर देखा तो एक शख्स को मैंने अपनी ननंद के कमरे से बाहर आते हुए देखा। शोहर से बात की तो उसने तो मुझे गालियां देना शुरू कर दी। उसने उसी वक्त जाकर अपनी माँ और बहनों को सारी बात बताई। अगली सुबह मेरा एक नया इम्तिहान था। मुझे गालम गलोच और ज़बरदस्त मार पीट करके घर से धक्के देकर निकाल दिया गया कि तू होती कौन है अपनी सास और नंदों के मामले में दखल अंदाज़ी करने वाली। इस सब में अरसलान की सरासर गलती थी और वो एक बुज़दिल शख्स था और उसने तो अपनी माँ और बहनों से ये तक नहीं पूछा कि आखिर हमारे घर में गैर मर्द आते ही क्यों हैं और इन्हीं गैर मर्दों की वजह से मेरी बीवी और बेटियां भी महफूज नहीं हैं। लेकिन नहीं, उसने अपनी माँ और बहनों की हिमायत करते हुए और उनकी खुशी के लिए मुझे दूसरी शादी की धमकी भी दे डाली। आज इस बात को 8 माह गुज़र गए हैं। मैं अपने माँ बाप के घर आकर बैठी हूँ। खुला की दरख्वास्त भी दे दी है। अपनी बाकी की ज़िंदगी में मैं अपनी कफ़ील खुद हूँ, मुहाफ़िज़ भी और वकील भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग भी शादी के लिए किसी ऐसे बुज़दिल इंसान को मत चुन लेना जो आपकी ज़िंदगी को अज़ाब बना दे, बिल्कुल ऐसे जैसे साइमा के अरसलान ने इसके साथ बुज़दिली का बर्ताव किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।